So good afternoon, everyone. I'm Nitesh. On the behalf of Eternal Hospital, I welcome all the participants who have spared their precious time for this video conference. As you know, Eternal Hospital is a multi-super specialty, only JCI accredited hospital in Rajasthan. So JCI stands for Joint Commission International. It is the highest international benchmark available worldwide in healthcare. So in this COVID-19 pandemic, we are also giving online consultation. As of now, through video consultation, more than 1,000 patients have been connected to their favorite doctors from the comfort of their home. So like in some situation, if you need to visit hospital, or if doctors are asking you to visit hospital, then our infection control measures provide a safe environment for clinical care. Eternal care, safe care. So we are fully functional, we are fully operational, and we are maintaining all safety measures against COVID-19. For your safety, we are doing surface cleaning in every 2 hours. We are maintaining strict waste disposal protocols. But for your safety, don't forget to wear mask, follow hand hygiene protocols, maintain social distancing. So जैसा मैंने बताया, इटर्नल हॉस्पिटल बहुयामी सेवाएं दे रहा है। जेसीआई मान्यता प्राप्त राजस्थान का एकमात्र हॉस्पिटल इटर्नल हॉस्पिटल है। जेसीआई विश्व स्तरीय बेहतरीन सुविधाओं के लिए गुणवत्ता का मानक है। आज हर कोई कोरोना महामारी से प्रभावित है। इस बीमारी ने अन्य जरूरी सेवाओं को भी बहुत प्रभावित किया है। जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं, वे अपनी बीमारियों को भूलकर सिर्फ इस बीमारी के बचाव पर ध्यान लगाए हुए हैं। वायरस से बचाव पर ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन आपकी दूसरी बीमारियों के प्रति सजग रहना भी बहुत जरूरी है। आपको और आपके परिवार को इन्फेक्शन का कोई खतरा ना हो, इसके लिए इटर्नल हॉस्पिटल WHO, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। वायरस के डर से आपको इलाज न मिल पाने पर अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो, इसके लिए हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को पूर्ण सुरक्षित कर आपको कोविड-19 से उपजे भय से मुक्त माहौल में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवा रहे हैं। आज हमारे साथ में महर्षि अरविंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी से काफी लोग जुड़े हैं। मैं देख रहा हूं जूम मीटिंग पे 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं। ये आज का प्रोग्राम हम लोग फेसबुक एंड यूट्यूब पे भी लाइव कर रहे हैं। तो जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, तो ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्डेड है। आप यूट्यूब और फेसबुक पे भी इसको लाइव देख सकते हैं। हमारे बीच में जो आज के स्पीकर हैं वो है डॉक्टर स्वाति नायक, जो इटर्नल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी में है। मैडम ने अपना MBBS गोवा मेडिकल कॉलेज से किया है। MS जनरल सर्जरी भी गोवा मेडिकल कॉलेज से ही किया है। उसके बाद मैम ने DNB जनरल सर्जरी फ्रॉम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से क्लियर किया है। और किसी भी सर्जरी का हाईएस्ट डिग्री होता है MCH। मैम ने अपना MCH इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रो यूरोलॉजी बेंगलोर से किया है। शी इज हैविंग मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ यूरोलॉजी and has worked in leading institutes across country. She has performed more than 5,000 complex urological procedures, including renal transplant. And she has participated in large number of national and international conferences across the globe. So we are fortunate that Dr. Swati is with us. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप डॉक्टर स्वाति को कि आज का वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, और बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक वो म्यूट कंडीशन पे रखें। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं प्रेजेंटेशन के बाद में। प्रेजेंटेशन लगभग 30 से 40 मिनट का रहेगा। उसके बाद में आपके क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर स्वाति से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आप प्रेजेंटेशन शेयरिंग मोड पे डालें, और आपका मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूं।
Very good afternoon to all of you who have joined us today afternoon here on this webinar. Thank you, Nitesh ji, for introducing me so well. जैसे कि नितेश जी ने कहा कि कोविड-19 के चलते हुए हम कोविड-19 के बारे में इतना सतर्क हो गए हैं कि very often we are forgetting about a lot of other health issues which are also equally important. और आज का टॉपिक मैंने ये चुना है कि इट इज मेनली बेस्ड ऑन prevention of common neurological problems in youth, because today's group which has joined us is from Maharshi College of Pharmacy, and pharmacy students की भी नॉलेज मेडिकल कंडीशंस के बारे में उतनी ही होगी जितनी की MBBS स्टूडेंट्स की होगी, because they also are learning about all the medical conditions and उनके इलाज के बारे में भी वो उतना ही पढ़ रहे हैं. तो let's start with the presentation. Okay, I hope you can see the screens. Ma'am, it is visible. Yeah, okay. You can make yes, it full screen, ma'am. Yeah, I will do that. Okay, fine. So let's start. Let's go initially to see how is the structure of the urinary tract. जब हम बोलते हैं कि urinary tract या urology problems, तो ये urinary tract के organs क्या हैं? So we have two kidneys या दो गुर्दे हैं जो left and right side of our body में retroperitoneum में situated हैं, और ये किडनी का अंदरूनी स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो किडनीज गेट ब्लड सप्लाई फ्रॉम द अओर्टा. हार्ट से ऑलमोस्ट 20% ऑफ हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो किडनीज के थ्रू गुजरते हुए निकलता है. तो किडनीज गेट लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई. और ये किडनीज के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें बिल्कुल जैसे हमारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, जैसे कि टी फिल्टर या कॉफी फिल्टर कहेंगे, वैसे सारे फिल्टर्स लगे हैं जो फ्लूइड को फिल्टर करता है. उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में बने हुए हैं बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द मसल द सेल्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को किडनी फिल्टर आउट करता है. फिल्टर आउट करके प्योर ब्लड को वापस सर्कुलेशन में भेज देता है. तो ये जो यूरिन बनता है वो कलेक्ट होता है यूरिन किडनीज के पास पेल्विस में. वहां से देयर आर टू ट्यूब्स कॉल्ड एज यूरेटर्स जो इस यूरिन को ब्लैडर तक ले आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक स्टोर करते हैं. यूरिनरी ब्लैडर इज वेरी यूनिक बिकॉज इट कीप्स ऑन स्ट्रेचिंग एंड expanding as urine starts collecting, and till almost 300-400 ml तक यूरिन उसमें फिल नहीं हो जाता तब तक हमें बिल्कुल सेंसेशन नहीं आता कि हमारे ब्लैडर के अंदर यूरिन भर रहा है. इट इज फिलिंग इनसाइड. उसके अंदर का प्रेशर भी एक लेवल तक लो रहता है. इट डजंट ट्रबल अस टू होल्ड द यूरिन. और जब सेंसेशन आता है तो वी गो आउट एंड एम्प्टी द ब्लैडर, हम यूरिन कर लेते हैं. तो ये यूरिन करने का प्रोसीजर बहुत इंटरेस्टिंग है. ब्लैडर से सेंसेशन जाएगा ब्रेन तक. ब्रेन विल फील इट कि हाँ अभी सेंसेशन आ गया है कि ब्लैडर फुल हो गया. तो ब्रेन देखेगा कि क्या ये सिचुएशन ठीक है, क्या हम पब्लिक में हैं, क्या हम कुछ और कर रहे हैं कि वी कांट गो एंड एम्प्टी आवर ब्लैडर. उसको देख के समझ के ब्लैडर को वापस सिग्नल आएगा ब्रेन से कि हाँ अब हम एम्प्टी कर सकते हैं, ब्लैडर एम्प्टी हो सकता है. तो इसे होने के लिए दो चीजों का साथ साथ होना बहुत जरूरी है. एक तो ब्लैडर को खोलना है, ब्लैडर के मुंह को खोलना है, ब्लैडर नेक को ओपन होना है, और साथ साथ ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट होना है, मतलब ब्लैडर को दबा के यूरिन को बाहर धकेलना है. सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. तो ये सब साथ साथ हो रहा है फॉर अ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट. अगर हम मेल्स और फीमेल्स, आई थिंक द क्राउड इज अ मिक्स्ड क्राउड टुडे, राइट? वी हैव मेल्स एंड फीमेल्स टुगेदर. तो इफ वी सी द ब्लैडर इन द मेल्स, देयर इज वन एक्स्ट्रा ऑर्गन. एक एक्स्ट्रा ऑर्गन जो मेल्स में है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड. एक प्रोस्टेट ग्लैंड यंगस्टर्स में, यूथ में उतनी परेशानी नहीं करता. इट इज वेरी स्मॉल. ये उम्र के साथ एज वी ग्रो ओल्डर, 50 साल 40-50 के बाद प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स आते हैं. तो यंगस्टर्स में नॉर्मली ऑल्दो प्रोस्टेट इज एग्जिस्टेंट सिंस बर्थ, ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट नहीं करता. इफ यू सी द ब्लैडर इन द फीमेल्स, अब फीमेल ब्लैडर में ये प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है. डायरेक्टली ब्लैडर के बाद हमारा यूरेथ्रा स्टार्ट हो रहा है, और ये यूरेथ्रा इस मसल के थ्रू जा रहा है. दोनों में ही मेल्स और फीमेल्स में ये यूरेथ्रा जा रहा है इस मसल के थ्रू. ये मसल है जो हमारे स्फिंक्टर, हमारे ब्लैडर के कंट्रोल में हमें हेल्प करता है.
तो मसल का टोन बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द कंट्रोल ऑफ आवर ब्लैडर. So let us come to the first most common thing which we face, that is urinary tract infections. Urinary tract infections इतने common है कि हम अगर 100 लोगों को पकड़ करके ऐसे ही पूछ लेंगे कि क्या आपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अनुभवा है, तो almost 50% वुमेन, 50% वुमेन तो हाँ बोल ही देंगी. और ओल्डर मेन ऑल्सो से यस, कभी ना कभी हमने इसके सिम्टम्स को फील किया है. तो व्हाट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? तो इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, जो मैंने दिखाया आपको, किडनीज, ureters, bladder and urethra. So infection in any of these organs is called as urinary tract infection. And depending upon the organ, scientifically हमने उनको अलग-अलग नाम दिए हुए हैं कि pyelonephritis, cystitis, urethritis. लेकिन what we need to understand is it can involve a single organ या फिर वो पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है. तो मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट होता है द यूरिन इन द ब्लैडर. द यूरिन इन द ब्लैडर गेट्स इन्फेक्टेड एंड वी गेट सिस्टाइटिस. ब्लैडर का इन्फेक्शन सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन. तो ये क्यों बनता है? व्हाई डू वी गेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? क्या ये अंदर से बन जाता है या डज इट कम फ्रॉम आउटसाइड? सो कॉज फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमनली इज इफ you must have seen पानी, कहीं नदी में पानी बह रहा है, if it's flowing water it remains most often clean because कचरा भी साथ में बह जाता है. अगर हम उसे रुका देंगे, रोक देंगे, बहाव ब्लॉक हो जाएगा तो इमीडिएटली कचरा जमने लग जाता है. सिमिलरली if bladder is not completely emptying, पूरी तरह से urinary bladder empty नहीं हो रहा है, तो this is one of the most common cause when people start getting urinary tract infections. या फिर पेशेंट को ससेप्टिबिलिटी है, पर्सन को डायबिटीज है या इम्यूनिटी बहुत कम है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. और ये इन्फेक्शंस करने वाले कीटाणु जो होते हैं वो बाहर से आते हैं, बॉडी के बाहर से. मोस्ट कॉमन साइट कहाँ से आते हैं? इस हमारे रेक्टम से आते हैं, जहां पे लोडेड फीसिस के अंदर लोड्स ऑफ बैक्टीरिया, ई कोलाई इज लोडेड इन द फीसिस. तो वहां से मोस्ट कॉमनली वो आते हैं. और वुमेन में वजाइना से भी आते हैं, वहां पे भी ऑर्गेनिजम्स पनप सकते हैं और वहां से आते हैं. तो हम इन्हें कैसे कांटेक्ट करते हैं? तो जब वॉशरूम यूज करें तो अगर हमने सही से वॉश नहीं किया, आगे से पीछे की तरफ वॉश नहीं किया, या हमने कॉन्टामिनेटेड टॉयलेट सीट पे हम बैठ गए, या फिर हमने कीटाणुओं को बाहर से बॉडी को टच करने दिया, तो वहां से हम इन्फेक्शन को पकड़ सकते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. So what is the common age? क्या यंगस्टर ज्यादा ससेप्टेबल है इस इन्फेक्शन के लिए या ओल्डर ज्यादा ससेप्टेबल है? We find that a lot of people in younger age also, girls especially, जो during their sexual क्या बोलेंगे menstrually active age में, they can come with urinary tract infections. And we have a term called as honeymoon cystitis या honeymoon pyelite, urinary tract infection, जहाँ after their first sexual exposure in life, early exposures in life, there are very high chances कि हम urinary tract infections को young age में contact कर सकते हैं. Old age में तो chances बढ़ते ही हैं, because as you get older, immunity goes down, the bladder functioning worsens, या diabetes आ जाए, तो chances are always there. I'm sorry, there's a small technical issue. हम 2 मिनट के लिए होल्ड कर रहे हैं. We'll come back soon. क्या हो रहा है? स्क्रीन के ऊपर ना वो वहाँ पे बैठा है. कहाँ पे? Yes, ma'am, you can start now. सर मैम को अनम्यूट कर देना. We're sorry for the interruption, लेकिन जैसे we're back now, so let's come back to the. तो कॉमन एज जैसे हम डिस्कस कर रहे थे
तो ये ऑलमोस्ट एवरी एज, किसी भी एज में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ज्यादा कॉमनली हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ओल्डर एज में पाते हैं. वी फाइंड देम इज मोर कॉमनली ओल्डर एज, बट यंगर एज में, यंगस्टर्स में भी इसकी पॉसिबिलिटी होती है, स्पेशली व्हेन, लाइक आई सेड, व्हेन during their first sexual exposure or early sexual exposure, there is a possibility of contracting urinary tract infections. तो इसके सिम्टम्स हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है? Sorry, there is still. Okay, so the next slide is very clear and very explanatory by itself. तो इसमें हमें दिख रहा है कि when we have urinary tract infection, the first and most common thing which we get is severe burning. यूरिन पास करते हुए severe burning या जलन होना was the first sign. तो यूरिन पास करते हुए दर्द होना या जलन होना. फिर strong urge, मतलब तीव्र इच्छा, यूरिन पास करने की तीव्र इच्छा जब होती है, जिसे हम होल्ड नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हमें भागना है, यूरिन करने के लिए भागना पड़ेगा. वहां जाके बैठ गए वॉशरूम में, तीव्र इच्छा तो थी लेकिन यूरिन नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है, बूंद बूंद आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, क्योंकि अभी ब्लैडर, पेशाब की थैली उतना यूरिन नहीं पकड़ पा रही है जितना कि वो पहले पकड़ पाती थी, उसको जलन, दर्द हो रहा है. कभी कभार यूरिन में खून भी दिख सकता है, वी इवन सी ब्लड इन यूरिन. एंड निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में पेन होना. देन क्लाउडी यूरिन, यूरिन का कलर बदल जाता है, अपीयरेंस बदल जाता है, यूरिन बिकम्स क्लाउडी या डर्टी लुक हो जाता है और उसकी गंदी बदबू भी आ सकती है. द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. एक्यूट इन्फेक्शन के सिम्टम्स ये हैं. अब अगर ये सिम्टम्स है तो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन जो काम करेंगे, हम डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, लोकल हमारे फैमिली डॉक्टर हो या फिजिशियन हो या यूरोलॉजिस्ट हो, आप कंसल्ट करोगे. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग द डॉक्टर विल एडवाइज यू? You'll be first advised कि you have to give a urine sample for testing. यूरिन की जांच होती है जिसमें ये पता चलता है कि हाँ आपकी इन्फेक्शन के लक्षण हैं, तो आपकी इन्फेक्शन है कि नहीं. अगर इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट इज इनिशिएटेड. तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स इज द थिंग. एंटीबायोटिक्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो एंटीबायोटिक्स को इनिशियली तो हम शुरू करते हैं, लेकिन ये जानने के लिए कि जो एंटीबायोटिक हमने स्टार्ट किया है वो एग्जैक्टली इसके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, इसके पकड़ में आ रहा है कि नहीं, उसे जानने के लिए हम एक स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसका रिजल्ट 48 आवर्स के बाद आता है, कल्चर टेस्ट. इसके बिना पे परफेक्ट एंटीबायोटिक दिया जाता है. What is most important to understand in this is that अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि 3 दिन या 5 दिन की दवाई लेनी है, तो पूरा कोर्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. What happens very often is that moment we take 1 or 2 doses, हमारा दर्द या सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं और इसके बाद हम पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं. हमें लगता है कि हमारे सिम्टम्स कम हो गए तो पूरी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत धारणा है. ऐसे करने से क्या होता है कि इन्फेक्शन आधा तो निपट गया, इन्फेक्शन के लक्षण तो कम हो गए, लेकिन कीटाणु हमारे ब्लैडर के अंदर बच सकते हैं, पनप सकते हैं और कुछ दिनों बाद ये सेम सिम्टम्स को वापस दोहरा सकते हैं, वापस ला सकते हैं. सो रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन बिकम्स अ प्रॉब्लम. अब क्योंकि गर्मी के का समय चल रहा है एंड वी टेंड टू स्वेट अ लॉट, और ज्यादातर जो पानी हम ले रहे हैं वी टेंड टू लूज इट बाय स्वेटिंग. तो हाउ डू यू प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इज हाइड्रेट योरसेल्फ वेल. ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. बहुत सारा पानी पीना बहुत जरूरी है. मेक श्योर कि हमारा यूरिन, हम जब भी पेशाब करें या यूरिन पास करें तो हमेशा ही वो लाइट कलर का हो, कभी वो ज्यादा येलो, स्ट्रॉन्ग येलो कलर, डार्क येलो कलर का ना बने. ब्लैडर को या यूरिन को बहुत देर तक होल्ड ना करें. समझो हम कॉलेज में हैं, पढ़ रहे हैं या बाहर कहीं गए हैं, तो हम यूरिन को होल्ड करने की कोशिश ना करें. ट्राई टू अवॉइड एट रेगुलर इंटरवल्स. अगर करने की इच्छा हो रही है तो यूरिन कर लें. और जब भी वॉशरूम यूज करें, बाथरूम यूज करें, तो हाइजीन मेंटेन करें, आगे से पीछे की तरफ वॉश करें ताकि हम कॉन्टामिनेट ना करें हमारे यूरिनरी एरिया को बैक्टीरिया के साथ. एंड अगर आपने किसी वजह से एंटीबायोटिक शुरू करी है डॉक्टर ने आपके लिए, तो उनको हम पूरे कोर्स के लिए कंटिन्यू करें. सिमिलरली वी फाइंड दैट सम फ्रूट्स आर वेरी हेल्पफुल, जैसे कि क्रैनबेरी. आपने सुना होगा क्रैनबेरी जूस, बहुत बार बोलते हैं क्रैनबेरी जूस पीने से इन्फेक्शन से बच सकते हैं.
क्रैनबेरी टैबलेट्स, तो यस इट इज नॉट दैट इट कैन डेफिनेटली स्टॉप इन्फेक्शन, लेकिन ये यूरिनरी इन्फेक्शन के रेट को घटा सकता है. तो क्रैनबेरी जूस, बेरीज इन ऑल फॉर्म्स, इन योर फ्रूट्स में साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, all types of berries. These are very, very helpful in preventing. So you can always add them in a lot of amounts in your diet, regular diet, along with lot of water to prevent urinary tract infection. I have included a couple of slides on vaginal infections and STDs because very commonly in along with urinary tract infections we confuse these things. हमें लगता है कि बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मुझे इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है, हर महीने इन्फेक्शन हो रहा है. एंड व्हेन वी एग्जामिन देम, यूरिन की जांच करते हैं तो हम देखते हैं कि इनको यूरिन में इन्फेक्शन है ही नहीं. देयर इज नो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. वी कंफ्यूज समटाइम्स फंगल इन्फेक्शन ऑफ अवर प्राइवेट पार्ट्स टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. क्योंकि गर्मियों में बहुत पसीना आता है, वी स्वेट अ लॉट, कपड़े गीले हो जाते हैं, नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो फंगल इन्फेक्शंस में वी कैन गेट डिस्चार्ज या इचिंग एंड रेडनेस ऑफ लोकल पार्ट्स. एंड इसके लिए हम इसे तभी हम यूरिन करेंगे तो जलन होगी और वी फील कि हमें यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, व्हिच इज नॉट ट्रू. तो इस इन्फेक्शन को बहुत इजीली लोकल हाइजीन के साथ और ड्राइनेस मेंटेन करने से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो फंगल इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट है, मेक योरसेल्फ change your clothes, inside clothes couple of times in a day, keep it dry and make sure कि you don't let wet clothes remain for long. And अगर हो गया है तो ointment, antifungal ointment से ही इसका, antifungal ointment या powder से ही हम इसका इलाज कर सकते हैं. We don't require to take antibiotics in this condition. ये just briefly मैंने लिखा है because again sexually transmitted diseases में भी, STDs में भी इन्फेक्शन कंफ्यूजन हो सकता है. एंड उसके लिए मोस्ट कॉमन इजी प्रिवेंशन मेथड इज अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन. Another very important topic, which is a preventable topic. I am talking mainly about preventable topics today because we are talking about prevention in youth. And why is it important? Because youth एक ये age है when we can develop certain habits which can go a long way. We can develop these habits at a young age and we can कंटिन्यू देम इन अवर लाइफ, ताकि आगे जाके भी हमें प्रॉब्लम्स से हम कम, वी हैव लेस प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. क्योंकि स्टोन्स अर्लियर हम देखते थे कि मोर कॉमनली यूरिनरी स्टोन्स यूज्ड टू बी इन ओल्डर पीपल, इन मेन जो बाहर काम करते थे. नो दे यूज्ड टू मोर कॉमनली कम विद यूरिनरी स्टोन्स. बट अभी नाउ वी फाइंड इवन यंग चिल्ड्रन, यंगस्टर्स कमिंग अ लॉट विद यूरिनरी स्टोन्स. And women more than men are coming again, equal number of women are coming as men with urinary stones. So our lifestyle has changed over the last several years and our dietary habits have changed a lot and this is contributing, ये बहुत contribute कर रहा है stones या urinary पथरी के निर्माण में. तो पथरी क्या है? Is it the same like जो बाहर stones होते हैं, क्या वैसी ही चीज है? What is it? तो अगर आप एक ग्लास में पानी लोगे, उसमें एक चम्मच नमक घोल के अगर बाहर धूप में रख दोगे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि नमक नीचे बैठ गया, इट इज सेटलिंग डाउन. जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होकर निकल जाएगा, नमक क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे नमक के, है ना. तो बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे यूरिन में नमक, अलग अलग तरह के नमक है, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, बेस्ड प्रोडक्ट्स इन अवर यूरिन. कैल्शियम है, ऑक्सलेट्स है, यूरिक एसिड है, बहुत सारे हैं. तो अगर इनकी मात्रा पानी में घुलने से ज्यादा, मोर देन द अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर, जितना घुल के रह सकता है उससे अगर ज्यादा मात्रा में ये सॉल्ट्स यूरिन में आ जाते हैं तो ये सेटल हो जाते हैं किडनी के छेद के अंदर. किडनी में काफी सारे छेद हैं, है ना, उसमें वो सेटल हो जाते हैं और वहां पे वो स्मॉल 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 क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देते हैं. तो ये क्रिस्टल्स धीरे धीरे ज्वाइन हो जाते हैं, दे ज्वाइन टुगेदर एंड स्टार्ट फॉर्मिंग स्मॉल स्टोन्स, पथरियां बनती हैं. जब ये बहुत छोटे हैं तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं करती. क्यों? जैसे कि अगर आप अपने रूम में बैठे हो या मैं इस रूम में बैठी हूँ, वी आर नॉट डूइंग एनी हार्म टू दिस रूम एज लॉन्ग एज वी जस्ट सिटिंग क्वाइटली. बिल्कुल वैसे अगर एक स्टोन, स्मॉल पथरी किसी किडनी के छेद में पड़ी है, इट इज लाइंग ओवर देयर, 2 मिलीमीटर की, 3 मिलीमीटर की, इट मे नॉट कॉज यू एनी हार्म, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी. तो ये स्टोन्स जो वहां पे पड़ी हुई है वो वही पड़ी रहेगी, इट विल नॉट कॉज एनी हार्म. तो पेशेंट कैन बी असिम्प्टोमेटिक, मतलब उन्हें कोई पता ही नहीं कि मुझे स्टोन है, मुझे पथरी है, वो अंदर ही है. लेकिन अगर वही पथरी वहां से
निकलकर यूरिनरी ट्यूब में, यूरेटर में आके फंस जाती है, यूरिन के बहाव को रोक लेती है या इंटरफेयर करती है यूरिन के बहाव में, तो ये तीव्र पेन, सिवियर पेन कर सकती है। सिवियर पेन के साथ पेशेंट इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में आ सकते हैं। सिमिलरली अगर स्टोन किडनी में पड़ा रहता है और वो बढ़ते आता है, उसका साइज बढ़ते आता है, छोटा था 2 मिलीमीटर का था, 3 मिलीमीटर का था, बढ़ के सेंटीमीटर का हो गया, 2 सेंटीमीटर का हो गया। हमने पेशेंट्स देखे जो 7 सेंटीमीटर तक के स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स लेके आते हैं, पूरी किडनी में स्टोन ही है, और पेशेंट कहते हैं पता ही नहीं था, वी डिड नॉट इवन नो, आज ही पता चला है कि मेरी किडनी में पथरी है या स्टोन है। तो जब तक किडनी स्टोन यूरिन के बहाव को रोकेगी नहीं, तब तक कोई सिम्टम्स नहीं करेगी। अनदर थिंग इज, अगर स्टोन वहां अंदर है और वो रुकावट कर रही है या साइज में बढ़ रही है, तो यूरिन में खून दिख सकता है, यू कैन गेट ब्लड इन यूरिन, यूरिन में रेडनेस भी आ सकती है। साथ साथ पेशाब बार बार करना या पेशाब करने के बाद भी सेंसेशन की कंप्लीटली नहीं हुआ है, ये सारे प्रॉब्लम्स भी यूरिनरी स्टोन्स के साथ आ सकते हैं। तो यूरिनरी स्टोन्स अगर है तो इसमें 2 तरह का इलाज करते हैं हम। एक तो कंजर्वेटिव, मतलब दवाइयां ले लो, छोटे स्मॉल स्टोन्स है, हो सकता है कि वो घुल जाए, हो सकता है कि वो यूरिन के साथ निकल जाए। तो जब तक इस छोटे स्टोन्स 5 मिलीमीटर के जैसे हो, 4 या 5 मिलीमीटर के साइज के हो, तो चांसेस ऑफ स्टोन खुद से निकलने के ज्यादा रहते हैं। जैसे जैसे स्टोन का साइज बढ़ने लगता है, तो स्टोन का खुद से निकलने के चांसेस कम होते जाते हैं और वो सर्जिकली निकालने पड़ सकते हैं। तो पहले तो सर्जिकल रिमूवल बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। ओल्डन टाइम्स में सिर्फ ओपन सर्जरीज हुआ करती थी, जहां पे हम कट लगा के, चीरा लगा के ही स्टोन्स को निकालते थे। लेकिन अब टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स इतनी हो गई हैं कि वी डू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर सर्जरीज एंडोस्कोपिकली। दूरबीन की सहायता से हम मोस्ट ऑफ आवर प्रोसीजर्स करते हैं, और हमारे यहाँ इटर्नल हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट ऑल दीज टेक्निक्स आर अवेलेबल विच आर एंडोस्कोपिक टेक्निक्स। एंडोस्कोपिक टेक्निक में छोटी सी दूरबीन की सहायता से हम किडनी तक पहुंच सकते हैं, और हम किडनी यूरेटर में फंसे हुए, ट्यूब में फंसे हुए स्टोन को और किडनी में फंसे हुए स्टोन को लेजर से कंप्लीटली पाउडर करके पानी के साथ वॉश करके निकाल सकते हैं। अगर स्टोन थोड़ा बड़ा हो तो हम किडनी में डायरेक्टली छेद करके उस स्टोन को तोड़ के निकाल सकते हैं। तो वी डू एंडोस्कोपिक रिमूवल। दिस स्पेशल मशीन ऑल्सो, जिसे बुलाते हैं ESWL मशीन, जहां पे दूरबीन की भी जरूरत नहीं पड़ती, पेशेंट को मशीन पे लिटा के भी बाहर से शॉक देके स्टोन को तोड़ सकते हैं। तो ओपन सर्जरीज तो आजकल बहुत कम हो गई हैं स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए, एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यंगस्टर्स। क्यों? क्योंकि यंगस्टर्स डोंट वांट टू लूज डेज ऑन देयर वर्क, कॉलेज लाइफ हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो या वर्किंग पीपल हो, तो यू कैन नॉट टेक टू मेनी डेज ऑफ रेस्ट एंड स्टे एट होम आफ्टर सर्जरीज। तो दीज एंडोस्कोपिक सर्जरीज help you to get back to your normal life at the earliest, fastest. Very important chart is again prevention. स्टोन बन गया तो इलाज है, लेकिन स्टोन को हम कैसे प्रिवेंट करें? क्योंकि एक बार स्टोन बनने के बाद ऑलमोस्ट 10% चांस है कि हमें दोबारा स्टोन बन सकता है। A stone former once can have 10 to 20% chance that he can be a recurrent stone former. बार-बार देखो, थोड़े some people have it in their family, मतलब I'm not saying family, sorry, hereditary. They may have some problem like thyroid, parathyroid का problem है, calcium का problem है. In these people you have to find the cause and some people you may do all the tests but कोई cause नहीं मिलता. You may not find any cause. So then your dietary habits, your health, you have to take care. So what is good? Good is fluid. At the end of the day, what we see is that most important thing is पानी and fluids. दिन में अच्छे अमाउंट में पानी का पीना बहुत बहुत important है to maintain dilute urine, to flush out whatever crystals that are getting formed. At the same time, you need to avoid certain foods. In youngsters, I have seen that many of them go to the gym. Gym जाते हैं तो they feel कि to build body you require proteins. तो protein shakes, large amounts में protein shakes ले लिए to drink. So high intake of protein without good amount of water is not good. You need to keep a balance of everything. अगर आप protein shakes ले रहे हैं, protein intake ले रहे हैं, तो make sure you keep yourself hydrated also. Hydrate yourself well. Because protein का metabolism के बाद बनता है uric acid. Meat, especially the red meat,
Okay, this is the factor where a lot of uric acid बनता है, and if you don't drink good amount of water, don't keep yourself well hydrated, then this can precipitate and develop into stones. So you need to, if you are a stone former, अगर family history है या आपके पहले stones बने हैं, तो very important that you can avoid food which has got high oxalate content, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, बीज वाले फल और फ्रूट्स, जैसे कि टमाटर के जो बीज है उसे निकाल के खा लो, अमरूद के सीड्स हैं उसे निकाल के सीड्स को अवॉइड करो, बैंगन, सो दीज कैन बी अवॉइडेड, डिक्रीज्ड. ऐसे नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो. व्हाट वी आर स्पीकिंग इज ऑफ मॉडरेशन. मतलब अगर हम रोज रेड मीट खा रहे थे तो हम रेड मीट को ऑल्टरनेट डे कर लें, या फिर हम अगर 2 कटोरी खा रहे हैं तो उसको हम 1 कटोरी कर लें. तो वी कम डाउन इन मॉडरेशन इन वॉट एवर वी कंज्यूम. Very important is citrates. We find that यूरिन में जब citrates अच्छे तरह से होते हैं तो वो stones को घोल देते हैं. They don't allow stone formation. तो citrate कहाँ से मिलता है फूड में? नींबू पानी, शिकंजी बहुत अच्छी है. Every day 1 glass of नींबू पानी if you drink, शिकंजी पीने की आदत हो तो it can help in preventing recurrence of stones as stone formation. So this is about stones. Let us in brief to talk about how to protect your kidneys in general for everybody. How to protect your kidneys? Regular exercise. Make sure you don't gain weight. Control your weight. Keep your weight under well control. Follow a balanced diet. जैसे मैंने कहा, make sure your diet is always a balanced diet. Smoking, quit smoking. Drink in moderation अगर जरूरी है तो ही, अगर if you're partying or something. Stay hydrated. The key to everything. Stay hydrated. Monitor your cholesterol, your blood sugar, your blood pressure. Monitor this. If required, get annual physical checkups if you have any of these problems. Make sure you know your medical histories, because some kidney problems run in the family. Like sometimes आपकी family में कुछ हो सकता है जिससे कि आपको predisposing factors हो. तो अगर कुछ है तो make sure you consult a physician and take care of these at the right time. Thank you. So I think it is more interesting that if we can have some interactive, आपके doubts, आपके questions ज़्यादा interesting होंगे sort करने में. So thank you very much, ma'am, for your wonderful presentation. It was, very well presented, and काफी सारे questions के answer तो हमको मिल गए हैं आपकी presentation से ही, क्योंकि presentation ही आपने इतनी अच्छी बनाई है. So कुछ questions हम लोग audience के side से लेंगे. आप अपने questions कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. जब तक आपके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में आए हैं, वो मैम से मैं पूछ लेता हूँ. मैम, अगर यूरिन में ब्लड आता है तो वो क्यों आ सकता है? उसके क्या क्या रीजन होते हैं, और कुछ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जो हमको करवाने चाहिए अगर यूरिन में ब्लड आता है, तो आपके क्या सजेशंस हैं मैम इसके लिए? क्या आप इंस्ट्रक्ट करेंगे? मैं नॉर्मली मेरे पेशेंट्स या जो भी मुझे पूछता है उनसे ये कहती हूँ, रेड इज डेंजर, है ना. हम नॉर्मली रेड को डेंजर कलर मानते हैं. बिल्कुल वैसे ही यूरिनरी कंप्लेंट्स में भी हम रेड कलर, मतलब यूरिन में ब्लड जब आता है तो उसे हम लाइटली नहीं लेते. यंगर एज में यूरिन में ब्लड आने के चांसेस कम रहते हैं, एंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है एट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर स्टोन्स इन अ यंगर पॉपुलेशन. बिकॉज स्टोन्स कहीं भी अगर फंस जाएं तो अंदर छोटी सी खरोच करेंगे तो यूरिन में ब्लड दिख सकता है. सिमिलरली इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ब्लैडर के वॉल से ब्लड निकल सकता है, एंड वी कैन सी ब्लड इन यूरिन. जैसे जैसे एज बढ़ता है, हायर एज 40-50 के पास, अगर हम 50 के ऊपर पहुंच गए तो whenever we see blood, first thing we think of cancer, we think of malignancy, because cancer में single episode of blood might be the only way it presents. एक बार आ गया, थोड़े दिनों बाद नहीं आया, कभी कभी महीने भर नहीं आया, and you ignore it, neglect it, तो आपने एक very important sign को मिस कर दिया है. तो अगर ब्लड आपके यूरिन में दिखा है तो आके डॉक्टर, यू शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर. यू शुड नॉट टेक इट लाइटली कि हाँ ये चला गया, कल दिख गया था आज चला गया. नो, बेटर टू ऑलवेज फाइंड द कॉज, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्टोन हो, फाइंड द कॉज एंड गेट इट ट्रीटेड. इट मे बी अ सिंपल कॉज लाइक जस्ट एन इन्फेक्शन, जस्ट अ स्टोन, लेकिन अगर ब्लड दिखा है तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड कंसल्ट सम डॉक्टर एंड गेट इन्वेस्टिगेटेड टू फाइंड आउट द कॉज. थैंक यू वेरी मच मैम. सेकंड क्वेश्चन है, why do I have to go to the bathroom so often? Yeah, this is a very common question which I get. मैंने इसको इसलिए टच नहीं किया था क्योंकि यंगस्टर्स में कम होता है, लेकिन what is it about going to the bathroom? जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा,
हमारा यूरिनरी ब्लैडर या हमारी पेशाब की थैली को भगवान ने इतना, मतलब बॉडी ने इतने अच्छे से बनाया है कि नॉर्मली 300 से 400 ml, इवन 500 ml तक यूरिन हम आसानी से कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं. लेकिन इन सम पीपल दे आर अनलकी, दे हैव समथिंग कॉल्ड एज एन ओवर एक्टिव ब्लैडर, OAB. ओवर एक्टिव ब्लैडर क्यों होता है? ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए कारण कभी कभी नर्व्स की इरिटेबिलिटी होती है, कभी ब्लैडर वॉल के मसल की प्रॉब्लम हो सकती है, या हैबिचुअल. हम आजकल डिसफंक्शनल वॉइडिंग देख रहे हैं छोटे बच्चों में या यंगस्टर्स में, जो बिकॉज मे बी आपके स्कूल में या कॉलेज में टॉयलेट अच्छा नहीं है या गंदा है, नॉट गुड, इसलिए आप अवॉइड कर रहे थे यूरिन पास करना, या किसी और कारणवश यूरिन को होल्ड करने की आदत बना ली थी. तो स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट गेटिंग दिस डिसफंक्शनल वॉइडिंग. सही से यूरिन पास नहीं कर पाते, फिर बार बार भागना पड़ता है, कंट्रोल नहीं होता, वहां पहुंचने से पहले लगता है कि निकल जाएगा. दीज आर सम थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन अ ओवर एक्टिव ब्लैडर. इसका बहुत इजी और बहुत सरल इलाज है. You don't have to worry about it. If somebody has it, you don't have to worry कि it is something major. You just need to consult a doctor because उसमें 2 जांचें होती है. एक तो हम सोनोग्राफी करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, तो देखने के लिए कि यूरिन आप किस तरह से पास कर रहे हो, आप ब्लैडर को पूरी तरह से खाली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. अगर ब्लैडर पूरी तरह से खाली हो रहा है तो उसका इलाज अलग होता है, और ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, अंदर यूरिन बच रहा है, तो उसका इलाज अलग होता है. इसलिए इसके लिए सोनोग्राफी करके ही जो भी इलाज है वो करना जरूरी है. सो थैंक यू मैम. सेकंड क्वेश्चन आपने आंसर किया काफी अच्छे से. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू आई हैव टू गेट अप सो ऑफन एट नाइट टू यूरिनेट? अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे क्राउड में क्या वी हैव अ ओल्डर ग्रुप, एज ग्रुप कैसे है नितेश जी? हाउ आर द काइंड ऑफ पीपल वी हैव हियर? Most of the people are young, ma'am, but it is also on live, so we are also on live. We may get okay. So yeah, because why I'm asking is, अगर हम इस क्वेश्चन को हमें अभी 2 तरह से देखना होता है. ओल्डर एज में रात में बार बार उठना प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है. मोस्ट कॉमन रीजन जो होता है वो प्रोस्टेट की वजह से होता है. जो एल्डरली जैसे 50 के बाद मेन में प्रोस्टेट के ग्लैंड के बढ़ने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होता या इरिटेबल हो जाता है, तो इसका सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो रात में बार बार यूरिन के लिए उठना आता है. तो अगर आपकी ये समस्या है और आप 50 के ऊपर या ओल्डर एज में हो, तो हाँ, आपकी प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, और इसके लिए आप अगर जाकर कंसल्ट करोगे तो एक दवाई से ही आपकी इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं और आपको इससे कंप्लीट रिलीफ मिल सकता है. अगर ये यंगर एज में बता रहे हैं, यंगस्टर्स में हो रहा है, तो इसके लिए अलग कारण होते हैं. तो यंगस्टर्स में प्रोस्टेट इज नॉट अ कॉज फॉर कॉजिंग यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एट नाइट, एंड ब्लैडर नेक के फंक्शनल ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन बुलाते हैं हम, उसके वजह से हो सकता है. लेकिन दोनों में ही इलाज इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कर सकते हैं. थैंक यू मैम. फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में आया है मैम. My doctor says I need urodynamic studies. What are these and why do I need them? Yeah. So urodynamic study is for understanding the functioning of the bladder. Bladder, urinary bladder को मैंने जैसे कहा, जब वो भरने लगता है तो उसके अंदर का प्रेशर इमीडिएटली बढ़ता नहीं है, धीरे 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 ही बढ़ता है, और वो कंफर्टेबली हमें यूरिन को स्टोर करने देता है. वो बीच में यूरिन को धक्कल के बाहर नहीं निकालता, बीच बीच में हमें यूरिन करने की सेंसेशन को नहीं देता. तो अ नॉर्मल ब्लैडर शुड फंक्शन लाइक दैट. जब पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको नर्व्स की प्रॉब्लम हो गई है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर बुलाते हैं हम, जैसे कि उनके रीढ़ की हड्डी की समस्या की वजह से, नसों पे दबाव पड़ने की वजह से उनके अगर ब्लैडर, उनका पेशाब स्टोर करने की कैपेबिलिटी सही नहीं है, उन्हें बार बार यूरिन लीक हो रहा है, या उनके यूरिन को कंप्लीटली वो एम्प्टी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पेशाब की थैली के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग एबिलिटी या एम्प्टिंग एबिलिटी नहीं है, तो ये जानने के लिए हम यूरोडायनामिक स्टडी करते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है. क्या ब्लैडर नेक पे है, या ब्लैडर के नर्व्स में है, या ब्लैडर ब्रेन अपर कंट्रोल में है. अलग अलग कंट्रोल्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स को जानने के लिए हम यूरोडायनामिक स्टडी करते हैं, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इलाज कराते हैं. और ये स्टडी भी हमारे अस्पताल में अवेलेबल है, हम भी यहाँ पे भी हम काफी पेशेंट्स में ये स्टडी करते हैं.
Is it safe to have vasectomy? Yes, vasectomy is one thing which is very less done, practiced, or from earlier. We always feel whenever I talk to somebody about vasectomy, उनको लगता है कि once they get a vasectomy, they will become weak. मैं weak हो जाऊंगा, मेरे में weakness आ जाएगा, my male normal male sensation or feeling of male being will not be there. No, this is a wrong understanding. Vasectomy सिर्फ और सिर्फ आपके सीमन को, धातु को टेस्टिस से बाहर आने से रोकती है. It only stops the sperms from coming out, from the testis. It is not interfering with the production of your testosterone hormone. आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को वो इंटरफेयर नहीं करती. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विल कम इनटू द ब्लड एंड यू विल हैव अ नॉर्मल फीलिंग. यू विल नॉट बिकम वीक. इसमें कोई भी हार्म नहीं है. वैसेक्टमी करा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, हाइड्रोनेफ्रोसिस ज्यादा पानी पीने से क्या ठीक हो सकता है? जी नहीं, हाइड्रोनेफ्रोसिस ज्यादा पानी पीने से ठीक नहीं हो सकता. हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है? हाइड्रोनेफ्रोसिस आपको मैंने जो फर्स्ट पिक्चर दिखाया था स्लाइड में, हमारे किडनीज में जब यूरिन बनता है तो वो किडनी के अंदर नहीं रुकता. वो इमीडिएटली ट्यूब से होते हुए ब्लैडर में आता है और ब्लैडर में स्टोर होता है. जब इस बहाव में रुकावट आती है, जब यूरिन किडनी से ब्लैडर तक आसानी से नहीं उतर पाता, उसके बहाव में रुकावट आती है तो किडनी फूलती है. किडनी जब फूलने लगती है उसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बुलाते हैं. और ये यूरिन किडनी के अंदर रुकने लगता है तो क्या करेगा? किडनी को स्वेलअप करेगा, किडनी के अंदर का प्रेशर बढ़ाएगा, दबाव बढ़ाएगा और किडनी को खराब करेगा. तो अगर हम ज्यादा पानी पिएंगे तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं हटेगा, क्योंकि जब तक हम किडनी के रास्ते की रुकावट को नहीं हटाएंगे तब तक ये हाइड्रोनेफ्रोसिस अपने आप से सही नहीं होगा. आप म्यूट हो, आई कांट हियर यू. आफ्टर पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी कितने % चांस है यूटीआई के? See, PUJ obstruction surgery is a very common surgery now, and PUJ is picked up now antenatally itself. मतलब antenatally मतलब मदर के वूम में होते समय ही सोनोग्राफी करके हम PUJ obstruction को अभी पिकअप कर लेते हैं. तो बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न द पेरेंट्स आर अवेयर कि हाँ मेरे बच्चे के किडनीज में सूजन है और इसको PUJ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. तो जैसे ही चाइल्ड इज बॉर्न वी डू सर्जरी एट अ वेरी यंग एज नाउ. हम पहले की तरह ओल्डर एज में पेशेंट्स को बहुत कम देख रहे हैं. पहले बिकॉज ये डिटेक्ट नहीं होता था, असिम्प्टोमेटिक होता था, ये मिस हो जाता था एंड पेशेंट्स वुड कम टू अस एट ओल्डर एज जब वो किडनी ऑलरेडी खराब हो चुकी है, वहां इन्फेक्शंस बन रहे हैं, ऑलरेडी बन गए हैं, किडनी का फंक्शनिंग कैपेसिटी नहीं है, वो एक बैग ऑफ यूरिन जैसे बन जाती है. उस तरह किडनीज में इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं. इवन आफ्टर यू डन अ सर्जरी, अगर ड्रेनेज सही नहीं हो रहा है तो चांस ऑफ इन्फेक्शन रहते हैं. और नॉर्मली राइट टाइम पे डिटेक्ट करके अगर आप PUJ ऑब्स्ट्रक्शन का सर्जरी कराओगे तो इन्फेक्शन के चांसेस आर नॉट गोइंग टू बी हायर, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी मिनिमल. श्योर मैम. इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि prophylactic antibiotics should be taken after surgery. Should we take prophylactic antibiotics after surgery? No, PUJ ऑब्स्ट्रक्शन के बाद prophylactic antibiotics की जरूरत नहीं है. Prophylactic antibiotics we give only in vesical urethral reflux (VUR). क्योंकि आपने PUJ की बात की, आप हो सकते हो तो मैं आपको मेडिकल टर्म बता रही हूँ. VUR में हम prophylactic antibiotics डालते हैं सर्जरी से पहले. जब हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं तो हम बार बार इन्फेक्शन नहीं चाह रहे हैं तो we put the children on prophylactic antibiotics, but not in PUJ obstruction. PUJ obstruction is normally sterile. उसके अंदर obstruction है लेकिन इन्फेक्शन नहीं होता. If infection has formed, then it is an emergency कि हम ड्रेन डालेंगे, पहले इन्फेक्शन को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम प्रोसीजर करेंगे. And prophylactic antibiotics are not required post PUJ obstruction surgery. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस प्रोटीन जो है वो गाउटी अर्थराइटिस कर सकता है क्या? गाउटी आर्थराइटिस में भी यूरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल. और अगर आपको आर्थराइटिस गाउट है
तो then you have to control your uric acid levels. Uric acid is what gets deposited and causes gout. Okay, similarly uric acid के मैंने stones कहे, तो uric acid is responsible, and जिनको gouty arthritis है, they should monitor the uric acid levels and they should regulate the amount of this thing. Otherwise, normal persons में it is not worry. Thank you, ma'am. Next question है, does COVID-19 affect our kidneys and urinary tract? Does what? क्या कोविड-19 कोरोना वायरस किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट करता है? Basically, we have been listening all the time that coronavirus is in the nasopharyngeal secretions. We are taking nasal swabs and respiratory tract के इसमें रिसेंटली मैंने कपल ऑफ आर्टिकल्स पढ़े जिसमें दे हैव पब्लिश की कोरोना वायरस पेरिटोनियल फ्लूइड में, जिनकी एब्डोमिनल अब सर्जरी हुई थी पेरिटोनाइटिस के लिए, पेट के इन्फेक्शन के लिए, और उसके बाद उस फ्लूइड को जांच के लिए भेजा गया और उसमें भी पॉजिटिव आया और वो बहुत मात्रा में उसमें पाया गया. फीसेस में भी एक्सक्रीट होता है लेकिन वो वहां से इन्फेक्शन नहीं करता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. तो सिमिलरली बॉडी फ्लूइड्स में पॉसिबिलिटीज है. वी डोंट हैव एनी पब्लिश्ड डेटा एज ऑफ नाउ टू से कि यूरिनरी सिस्टम में वो कितना प्रॉब्लम कर रहा है और या यूरिन में कितना एक्सक्रीट हो रहा है. बट व्हाट आई वुड से इज दैट अ पर्सन हु इज हैविंग किडनी डिजीज, जैसे कि अगर वो से सीकेडी है, किडनी प्रॉब्लम है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो ज्यादा ससेप्टेबल है टू कॉन्टैक्ट कोरोना इन्फेक्शन, to get an infection, and उसमें the severity of the infection will be higher because उसकी बॉडी की इम्यूनिटी लो है. जिसका अगर रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है या जो डायलिसिस पे है और जो ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप के लिए, इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत लो होती है. तो इन पेशेंट्स को नॉर्मली हम मास्क पहन के देखते हैं घूमते हुए अस्पतालों में. तो दीज पेशेंट्स हैव बी मोर केयरफुल बिकॉज दे आर मोर ससेप्टेबल टू अ सिवियर इन्फेक्शन एंड मोर मोर्टेलिटी. What are the best exercises for our kidney? बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर आर किडनी कुछ नहीं है, बट देयर आर एक्सरसाइजेस फॉर आर यूरिन कंट्रोल. अगर आप वो जानना चाहते हो तो बहुत कम, देयर आर सम पीपल हु कम टू मी विद यूरिन कंट्रोल इश्यूज कि खांसते में, छींकने पे या तेज चलने से या दौड़ने से, मैराथन रनर्स, यंगस्टर्स और मैराथन रनर्स, भागने में यूरिन का कंट्रोल नहीं होता, लीक हो जाता है. उनके लिए यस देयर आर स्पेशल एक्सरसाइजेस कॉल्ड एज केगल्स एक्सरसाइजेस या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस. इसमें आपको आपके पेल्विक फ्लोर मतलब इसे वर्बली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. आप अगर गूगल में टाइप करो पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे कि कैसे एक्सरसाइजेस करने हैं. इट इज वेरी गुड हैबिट यंगस्टर्स में, स्पेशली गर्ल्स. आई वुड एडवाइज द यंग गर्ल्स हु आर देयर लाइव हियर कि हाँ, यू शुड लर्न दीज एक्सरसाइजेस बिकॉज very often after childbirth, after first delivery or second delivery, pelvic floor muscles weak हो जाते हैं and these problems come up in later age. तो ये habit अगर early develop कर लेते हैं या postpartum उसको delivery के बाद immediately develop कर लेते हैं तो बहुत helpful रहता है. Okay. Next question है, people say consumption of alcohol, beer, ये क्या किडनी के लिए फायदेमंद है? स्टोन के लिए फायदेमंद है? ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि मुझे स्टोन है तो मैं एक आध बियर, एंड नॉट जस्ट यंगस्टर्स. ओके, आई गेट दिस. मुझे ये क्वेश्चन एक बहुत ओल्ड लेडी ने भी पूछा था, पंजाबी लेडी थी जो आई थी मेरे पास ओपीडी में. शी आस्क्ड मी वंस कि मैंने कपल ऑफ बियर भी पी ले मैम, लेकिन वो स्टोन नहीं गया, अभी भी वहीं पे है. तो बेसिकली व्हाट द रीजन इज, बियर इज अ डायूरेटिक, अल्कोहल इज अ डायूरेटिक. मतलब क्या है कि वो ज्यादा यूरिन बनाता है. जब आपने नोटिस किया होगा, पार्टी चले गए, आपने एक आध बियर ले ली तो नेक्स्ट डे उसके बाद आपका यूरिन ज्यादा बनता है बिकॉज इट्स अ डायूरेटिक. तो डायूरेटिक होने की वजह से हम समझते हैं कि वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा और स्टोन को वॉश आउट करेगा. लेकिन इसके लिए कोई बियर की जरूरत नहीं है ना. आप नॉर्मल पानी या लिक्विड्स, फ्लूइड्स भी पी सकते हो जिससे भी इक्वल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा यूरिन बनेगा एंड इट विल वॉश आउट. सो इट्स नॉट ऑफ एनी एडवांटेज टू द किडनीज. बियर या अल्कोहल किडनी के लिए एडवांटेजेस नहीं है. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तो क्या प्रोटीन इंटेक हमको बढ़ा देना चाहिए? क्या नेचुरल प्रोटीन सोर्स के अलावा वे प्रोटीन हम लोग खरीद के भी खा सकते हैं क्या? और यस तो कितना प्रोटीन हम लोग ले सकते हैं? तो मैम ने लेफ्ट कर दिया.
ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे महर्षि अरविंद कॉलेज से काफी सारे लोग, और आज का ये सेशन रहा वो काफी इंटरेक्टिव रहा। आपकी साइड से काफी क्वेश्चंस हमारे पास में आए, और नॉर्मली हम लोग काफी जूम वेबिनार करते हैं, लेकिन आज की जो ऑडियंस है मेरे को लग रहा है काफी इंटेलिजेंट है। टेक्निकल क्वेश्चंस भी हमारे पास में काफी आ रहे हैं, सो इट इज गुड टू सी ऑल दीज क्वेश्चंस। एंड जैसा मैं बता रहा था कि इटर्नल हॉस्पिटल एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो हमारे यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है और हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है। सो और अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो आपको ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अपने घर पे ही बैठे रहें, उनको जरूर से हॉस्पिटल आना है। उसके लिए हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इटर्नल हॉस्पिटल आपको बेस्ट केयर दे सेफ एनवायरनमेंट में। अच्छा, आपको एक जब तक मैडम जुड़ती है, वैसे तो ये ऑलमोस्ट सेशन हमारा पूरा हो गया है। हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर समीन के शर्मा सर, उनकी साइड से एक आर्टिकल हमारे पास में आया था। उस आर्टिकल में ये था कि अभी हार्ट के मामले 70% तक कम हो चुके हैं, 30 से 70% के बीच में कम हो चुके हैं ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। तो इसके कारण उन्होंने कुछ बताया कि क्यों ये कम हो चुके हैं। तो उन्होंने 4 कारण बताए। पहला कारण उन्होंने बताया कि अभी पोल्यूशन काफी कम है, जिसकी वजह से 50% तक हार्ट के मामले कम हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरा उन्होंने बताया कि अभी हम लोग घर पे हैं, न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं। हमको जब बाहर का खाना हम लोग खाते थे तो हमको पता नहीं होता था कि उसमें सोल्ट कितना है, फैट परसेंटेज कितना है, देर रात तक पार्टियां चलती रहती थी। अब घर का खाना है, अच्छा खाना है, न्यूट्रिशियस खाना है, प्रोसेस फूड नहीं है। सो ये दूसरा रीजन उन्होंने बताया, इसमें लगभग 15 से 20% केसेस हैं। तीसरा कारण उन्होंने बताया कि जब हम लोग घर पे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, हम लोग फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं, सो स्ट्रेस लेवल काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट के मामले कम आ रहे हैं। और चौथा कारण उन्होंने बताया कि कुछ 10% के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं। और कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जहाँ पे सडन डेथ हो गई है घर पे ही, और चेस्ट पेन हो रहा था, लेकिन ये डर लग रहा था कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, पता नहीं वहां पे क्या होगा। सो डरना नहीं है। तो जो 10% केसेस हैं उनके लिए हम सब लोगों को, क्योंकि आप भी टेक्निकल लोग हैं, सबको ये जागरूक करना है कि देखिए, कोरोना का ध्यान रखना अच्छी बात है, उसका बचाव करना भी अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरी बीमारियां साथ में आ रही है या दूसरी बीमारी आपको है, उनको आप नजरअंदाज ना करें। आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप हॉस्पिटल जाएं। आपको ज्यादातर हॉस्पिटल बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, बेस्ट केयर दे रहे हैं, इन्फेक्शन का वो ध्यान रख रहे हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वो फॉलो कर रहे हैं। नीतीश जी, मैं इंटरफेयर करना चाह रहा हूँ बीच में एक बार यहाँ, क्योंकि ये 2-3 लोग हैं, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल महर्षि अरविंद ग्रुप के ही सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसलिए क्योंकि अभी मैडम है नहीं और मैं बीच में बोलना चाह रहा हूँ, ये 2-3 कैंडिडेट्स कुछ गलत कमेंट्स आए हैं, या तो प्रॉब्लम अभी नहीं सर, एक मिनट सर, सॉल्यूशन ये नहीं है, क्योंकि ये अगर हमारे यहाँ के पार्टिसिपेंट हैं तो हम उन्हें रोक रहे हैं। ये 2-3 लोग जो आ रहे हैं